नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर शपथ फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी का चालू करते हैं। यदि आप लोगों को इस चैनल में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो या त्रुटि मिले तो हमारे इस चैनल पर कमेंट कर बताएं ताकि मैं इस त्रुटियों को दूर कर सकूं। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरुआत करते हैं हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य काल के पतनोपरांत दीर्घ काल तक भारतवर्ष किसी एक वंश के शासन के अधीन नहीं आ सका, है ना। इस कमी को गुप्त शासकों ने पूरा किया और लगभग संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक व्यवस्था के अधीन कर आर्थिक, सामाजिक एवं साहित्यिक क्षेत्रों में उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। फलतः भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्णकाल भी कहा गया है ना। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ, है ना। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के समांत थे, है ना। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त, जिसका कार्यकाल 240 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी से 280 ईस्वी था एवं उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था, है ना। गुप्त वंश का प्रथम महान राजा चंद्रगुप्त प्रथम था। उसने महाधीराज की उपाधि धारण की। उसने लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह किया और अपने राज्याभिषेक के समय 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गुप्त जो है चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, जिसका कार्यकाल 335 से 375 ईस्वी था। समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहता था, जिसने प्रयागराज इलाहाबाद के प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख किया है ना। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया था। दक्षिणापथ के शासकों के प्रति समुद्रगुप्त ने ग्रहण, मोक्ष तथा अनुग्रह की नीति अपनाया। विदेशी शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते हुए आत्मनिवेदन, कन्योपायन तथा गुरुत्मंदक की विधि अपनाया, है ना। वीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त के निरंतर ध्रुवाधिकरण विजयों को देखते हुए उसे भारत का नेपोलियन कहा। वीए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त को। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पिछले बार एसएससी में कि किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, तो वीए स्मिथ, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं प्रमुख गुप्त शासक एवं उपाधियाँ। गुप्त शासक और उपाधियाँ देख लेते हैं। श्री गुप्त का उपाधि क्या था? अधिराज, महाराज। घटोत्कच का महाराज, चंद्रगुप्त का महाधीराज, प्रथम चंद्रगुप्त का पराक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य विक्रमांक, कुमारगुप्त का महेंद्रदित्य और शक्रादित्य, स्कंदगुप्त का विक्रमादित्य। और गुप्तकालीन अधिकारी जो है महासेनापति, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। ये सब पूछा नहीं जाता है, बस एक बार देख लेना, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध हर्ता की उपाधि धारण की। वह विष्णु का उपासक था, साथ ही उसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने गरुड़, सर्वाधिक लोकप्रिय, धनुर्धर, परशु, अश्वमेध, व्याघ्र हंता एवं वीणासारण, बिना बजाता हुआ समुद्रगुप्त संगीत का प्रेम प्रकार के सिक्के चलाए, है ना। और समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दौहित्र भी कहा गया। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने चंद्रगुप्त बोला समुद्रगुप्त से गया में एक बुद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य 380 ईस्वी से 412 ईस्वी का उपाधि धारण की। उसने परम भागवत, राजाधिराज, नरेंद्र, शाकिर इत्यादि उपाधि की धारण की। उसे देवगुप्त या देवराज भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन
को गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया। महरौली स्तंभ लेख में राजा चंद्र का वर्णन, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में की गई। वकाटक की सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त को सांची के अभिलेख में देवराज एवं प्रवरसेन के अभिलेख में देवगुप्त कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध एवं विजय दोनों के सहारे अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से करवाया। उसके मरने के बाद उसका नाबालिग पुत्र उसका उत्तराधिकारी बना। इस प्रकार प्रभावती स्वयं वास्तविक शासिका हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी अभिलेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्म का अनुयायी था, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान 399 से 414 ने भारत भ्रमण किया। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त महेंद्रदित्य 415 से 454 ईस्वी हुआ। मंदसौर अभिलेख के कुमार गुप्त प्रथम के शासन का वर्णन प्राप्त होता है। तुमुन अभिलेख में कुमार गुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य कहा गया। हविनसांग ने चंद्रगुप्त को शक्रादित्य कहा है। वह कृतिके का उपासक था। कुमार गुप्त के समय ही पुष्यमित्र जातियों का विद्रोह हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त था। उसने अश्वमेध यज्ञ किया। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त विक्रमादित्य था। 455 से 467 ईसा पूर्व इनका कार्यकाल था। स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र में पर्णदत्त को गवर्नर नियुक्त किया एवं उसके पुत्र चक्रपालित को सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य सौंपा। चक्रपालित ने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर बनवाया। स्कंदगुप्त ने 100 राजाओं के स्वामी की उपाधि धारण की। उसने चीन में अपना राजदूत भेजा। स्कंदगुप्त के समय प्रथम हुन आक्रमण हुआ, जिसकी जानकारी भीतरी अभिलेख से होती है। तोरमन महिर कुल प्रसिद्ध हुन राजा थे, है ना। और चलिए देखते हैं यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न अमर सिंह, कालिदास, वेताल भट्ट, घटपरर, छपनाक, वरुचि, शंकु, ध्वांतेर, वारामिहिर, ये जो नवों देख रहे हैं आप, ये नवरत्न थे किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। इन्हीं के दरबार में रहते थे ये लोग, है ना। गुप्त काल में भूमि की प्रचलित शब्दावली, भूमि क्षेत्र, खेती योग्य भूमि, ये सब देख लेना है। इस सबसे उतना प्रश्न पूछा नहीं जाता। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। राजपद वंशागत तथा, लेकिन गद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को नहीं मिलती थी। गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुप्त साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में हुआ, जिससे भुक्ति देश कहा जाता था। प्रधान उपरेक कहलाता था। भुक्ति के नीचे विषय होता था, जिसका प्रमुख विषयपति कहलाते थे। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। सीमा प्रांत का प्रशासक गोप्त कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रमुख ग्रामिक कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। भाग राजा का भूमि के उत्पादन से प्राप्त होने वाला छठा हिस्सा था। भोग राजा को हर दिन फल एवं सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला उपहार स्वरूप। कर ऊपरी कर एवं उद्रंग कर एक प्रकार का भूमि कर था, है ना। भूमि का स्वामी कृषकों से बेगार या वष्टि लिया करता था। कृषि से जुड़े हुए कार्यों को छपटलिक एवं कार्निक देखता था। सिंचाई के लिए रहट या घटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणियों व्यावसायिक उद्यम एवं निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। श्रेणी का प्रधान ज्येष्ठ होता था। श्रेणियाँ आधुनिक बैंक का भी काम करती थी।
श्रेणी से बड़ी संस्था निगम थी जिसका प्रधान श्रेष्ठी कहलाते थे। व्यापारिक कार्य का नेतृत्व करने वाला सार्थ वह कहलाते थे। मंदसौर अभिलेख के अनुसार रेशम बुनकरों की श्रेणी में एक सूर्य मंदिर बनाया। स्कंदगुप्त के इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख में तैलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। कुमारगुप्त के दामोदर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी क्रियाकलापों का उल्लेख है। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था। गुप्त काल के अंतिम चरण में पाटलिपुत्र, मथुरा, सोनपुर, सोहगौड़ा एवं गंगा घाटी के कुछ नहरों का ह्रास हुआ। गुप्त काल में शूद्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। दासों को दासत्व भाव से मुक्त कराने का प्रथम प्रयास नारद स्मृति में मिलता है। सर्वप्रथम सती प्रथा का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी गोपराज सेनापति की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। नारद एवं पराशर स्मृति में विधवा विवाह के प्रति समर्थन जताया गया है। वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को गणिका एवं वृद्ध वैश्या को कूटनी कहा जाता था। गुप्त स्थापत्य ने नागर शैली का आधार तैयार किया। अजंता में निर्मित कुल 29 + 7 36 गुफाओं का वर्तमान केवल 6 ही 1 2 3 1 2 9 10 16 एवं 17 के चित्र शेष हैं, जिनमें 16 और 17 गुप्तकालीन हैं। इसमें गुफाओं की संख्या 16 है। उत्कीर्ण मरणसन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बौद्ध के जन्म का जीवन, महाबहिष्क्रम, महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र है। गुप्त काल की मूर्तियों में कुषाणकालीन नग्नता एवं कामुकता का पूर्णतः लोप हो गया है। ग्वालियर के समीप विंध्य पर्वत को काटकर बाघ की गुफाएं बनाई गई है। अजंता का चित्र महायान शाखा एवं बाघ गुफाओं का चित्र लैकिक जीवन से संबंधित है। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र संस्कृत बाइबल के पश्चात विश्व का दूसरा लोकप्रिय ग्रंथ है। गुप्त काल में पुराणों की रचना प्रारंभ हुई, जिसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख मिलता है। बुद्ध घोष हीनयान ने त्रिपिटकों पर भाष्य लिखा। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ वसुद्धमग है ना। जैन दार्शनिक आचार्य सिद्ध सेन ने न्याय दर्शन पर न्यायवातरम ग्रंथ लिखा। वारामिहिर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इनके ग्रंथ वृत्त संहिता तथा पंचसिद्धितंतिका है। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, इतिहास, भौगोलिक, भूगोल जैसे विषयों का वर्णन है। गुप्त काल में वैज्ञानिक प्रगति। गुप्त काल में आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में उन्होंने पृथ्वी को गोल बताया तथा उसकी परिधि का सही अनुमान लगाया। दशागीतिक सूत्र एवं आर्यष्टक शतक आर्यभट्ट की अन्य रचनाएं हैं। आर्यभट्टम ने आर्यभट्टीय में दशमलव प्रणाली का वर्णन किया। वारामिहिर ने अपने ग्रंथ में पंच सिद्धांतिका में 5 प्राचीन सिद्धांतों पैतामह, रोमक, पोलिस, वशिष्ठ तथा सूर्य का निरूपण किया। ब्रह्मगुप्त जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। सुश्रुत ने आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। धनवंतिर, जिन्हें भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला चिकित्सक थे। भास्कर ने 3 ग्रंथों की रचना की, महाभास्कर, लघु भास्कर और भाष्य। लाट देव को सूर्य का सिद्धांत गुरु कहा जाता था। आर्यभट्ट गणितज्ञ ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया। सर्वप्रथम उसी ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इन्होंने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण होने का वास्तविक कारण पर प्रकाश डाला। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत में बताया कि प्राकृतिक
नियमानुसार समस्त वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है। वाग्भट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया। गुप्तकालीन साहित्य, गुप्त काल संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग है। कालिदास जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, संस्कृत भाषा में सबसे प्रसिद्ध कवि हुए। उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। याज्ञवल्क्य स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई। वीरसेन उदयगिरी गुहा लेख का रचना था। मंदसौर प्रशस्ति की रचना वत्स भट्टी ने की थी। गुप्तकालीन प्रसिद्ध साहित्य एवं साहित्यकार देख लेना है इसको, किसने लिखा है नहीं लिखा है, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं, है ना। तो चलिए अब देखते हैं गुप्त काल में कला का विकास। कला के क्षेत्र में गुप्त काल अपनी उत्कृष्टता की चरम सीमा पर पहुंच गया। इस काल में मंदिर वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। इसमें शिखर युक्त मंदिर झांसी प्रमुख है। पवाया का मंदिर, नागदोय, खोह में शिव का मंदिर, शंकरगढ़ का मंदिर, जबलपुर गुप्त काल के आकर्षक मंदिर हैं। गुप्त काल में चित्रकला भी अपने वैभव, गौरव तथा तकनीक की चरम सीमा पर पहुंच गई है। अजंता की चित्रकारी, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कुल 29 गुफाओं में से गुफाओं की संख्या 16, 17 और 19 गुप्त काल से संबंधित हैं। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है। गुफा संख्या 17 में जातक कथाओं का उल्लेख है, इसमें बौद्ध का यशोधरा से भिक्षा मांगते और यशोधरा द्वारा राहुल को बुद्ध को सौंपते हुए दिखाया गया है। इस गुफाओं में सिहल के राजदरबार का भी चित्र है। दोस्तों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। गुप्त काल के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। यदि गुप्त काल के बारे में दी हुई सारी जानकारी अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।